आज हमारा टॉपिक है वो है विंड्स, हवाएं अथवा पवनें। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ विंड्स का व्हाट है। दूसरा टाइप्स ऑफ विंड या क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। हम जानेंगे जो हमारी वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा जो टॉपिक है वो है विंड्स, हवाएं अथवा पवनें, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि हवाएं क्या होती है या हवाओं की क्या परिभाषा है। दूसरा फिर उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ विंड्स, हवाओं के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, हवाओं का वर्गीकरण। फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स, यानी कि जो हवाओं का विश्व में वितरण है उसके बारे में आपको बताएंगे। ख़ास तौर से जो लोकल विंड्स होती हैं, स्थानीय पवनें होती हैं, उनके बारे में कि कौन सी हवाएं कहाँ पर जो है प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहले विंड्स, आखिरकार ये जो विंड्स है हवाएं क्या हैं। तो ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है, आप जानते हैं हवाएं दो तरीके से मूव करती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो करंट कहलाता है, आपका एयर करंट कहलाता है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है वो आपका विंड्स कहलाता है। हवाएं जब हमारी एयर जो होती है जब क्षैतिज रूप से गति करती है तो उसे हम विंड्स कहते हैं, पवन कहते हैं। और वही जब हमारी वर्टिकल रूप में गति करती है विंड्स तो उसे हम एयर करंट कहते हैं। करंट जो एक तरीके से धाराएं होती हैं, तरंग होती है, संवहनीय तरंगे आप बोलते नहीं, संवहनीय तरंगे। जैसे पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो उससे ऊष्मा जो है तरंगों के रूप में, यानी कि कन्वेंशनल जो करंट्स होती है, संवहनीय तरंगे होती है, वो ऊपर की ओर उठती है। तो आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। जो एयर है, वायु है, उसका जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसे ही हम विंड कहते हैं, हवा या पवन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो तीन तरीके की ये होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड्स, द टाइप्स ऑफ द। ये तीन प्रकार की होती है। पहला है इसमें प्लैनेटरी विंड्स, या इनवेरिएबल विंड्स भी बोलते हैं इनको। गृहीय पवन, अथवा सनातन पवन। ये पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है और पूरे प्लैनेट यानी कि पूरे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, इसीलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स कहा गया है। इनवेरिएबल जो है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लगातार सनातन जो है बहती रहती है, अपरिवर्तित तरीके से इनका प्रवाह होता है। दूसरा ऐसे पीरियाडिक विंड्स, मौसमी
ऐसी विंड्स जिनके प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होता है समय के साथ। जो उनकी दिशा होती है उसकी दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी विंड्स को हम पीरियाडिक विंड्स कहते हैं, यानी कि पीरियड के अनुसार, समय के अनुसार उनमें जो है उनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसी में थर्ड है फिर लोकल विंड्स, स्थानीय। लोकल विंड्स जिसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर होता है, लोकल स्तर पर होता है, और वो वहीं के मतलब वहीं के नॉमेनक्लेचर से या वहीं के नाम से ही उनका नामकरण होता है। तो ये हवाएं जो होती हैं, स्थानीय हवाएं जो होती हैं, इनका प्रभाव जो होता है पर्टिकुलर रीजन में होता है, पर्टिकुलर स्थान पर होता है। इनका प्रभाव बहुत दूर तक नहीं होता है। जैसे आपकी प्लैनेटरी विंड्स है तो वो पूरे प्लैनेट में बहती है, उनका प्रवाह पूरे प्लैनेट में। जैसे अर्थ हमारी क्या है, प्लैनेट, तो उसमें पूरे पृथ्वी पर उसका प्रभाव रहेगा, पूरे वर्ष भर रहेगा। इनवेरिएबल विंड्स रहेंगे, वेरिएबल नहीं है कि उनमें कोई परिवर्तन हो। तो कॉन्टिन्यूअस लगातार जो है इनका प्रभाव बना रहेगा। तो ये 3 तरीके की आपकी विंड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्लैनेटरी विंड्स लेंगे, ग्रही पौने या सनातन पौने। प्लैनेटरी विंड्स आप जानते हैं कि विंड्स के प्रवाह के लिए, हवा के प्रवाह के लिए जो है वायु दाब में अंतर होना चाहिए। जब वायु दाब में अंतर होता है तभी हवाओं का प्रवाह होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ प्रवाहित होती हैं। जब इनमें प्रवाह होता है और ये जो अंतर होता है, जो प्रेशर में अंतर होता है, इसे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। इसी के सहारे हवाएं जो होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हवाओं की गति तीव्र होगी। कहने का तात्पर्य है कि जितना प्रेशर में डिफरेंस होगा दोनों में, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना डिफरेंस अधिक होगा उतनी हवाओं की गति अधिक होगी। तो इस तरीके से हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित, और इनका अंतर ही दाब प्रवणता को बताता है, प्रेशर ग्रेडियंट को बताता है। जितना ज़्यादा, जैसे स्लोप ग्रेडियंट होता है, जितना ही ढाल तीव्र होता है उतना ही जो है उतना ही आपको ऊंचाई ज़्यादा दिखाई देती है। जितना ही ढाल ज़्यादा होगा वो लगेगा पृथ्वी तल से ऊंचा ज़्यादा है। जितना ही प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही हवाओं की गति तीव्र होगा। अब ये प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसी के आधार पर जो है हमारी हवाएं उत्पन्न होती हैं। अगर ये लोकल स्तर पर प्रेशर हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, लोकल स्तर पर वायु दाब में अंतर हो रहा है और हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति बन रही है, तो उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर रहता है, उस हवा का प्रभाव स्थानीय स्तर पर रहता है। लेकिन अगर वो ये जो वायु दाब क्षेत्र है ये पूरे प्लैनेट को प्रभावित कर रहा है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न हवाएं होती हैं वो पूरे प्लैनेट में प्रभावित होती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्लैनेटरी इवेंट्स की चर्चा करेंगे। प्लैनेटरी इवेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पूरे प्लैनेट में, यानी कि पृथ्वी पर जो है जो प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं, वायु दाब की जो पेटियां पाई जाती हैं, उनसे ही हवाओं की उत्पत्ति होती है। ये मान लीजिए आपका ग्लोब है,
ये 0 अंश इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल है आपका, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह 90 डिग्री साउथ है, जिसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब इसी पर जो है भूमध्य रेखा को लेकर 7 जो प्रेशर बेल्ट होती है, भूमध्य रेखा कॉमन हो जाती है। 3 प्रेशर बेल्ट जो है आपकी उत्तरी गोलार्ध में और 3 प्रेशर बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में ये विकसित होती है। ठीक, और ये जो प्रेशर बेल्ट स्थापित होती है वो 2 कारणों से होती हैं, या तो पृथ्वी के तापमान के कारण और दूसरा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ड्यू टू द टेम्परेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के तापमान के कारण यहाँ पर वायुदाब की जो पेटियाँ स्थापित होती हैं वो इसी के कारण होती है। यानी कि 2 तरीके से होती है, एक थर्मल तापजन्य होती है, थर्मली इंड्यूस्ड कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति ताप के द्वारा होती है, मतलब प्रभाव दोनों का रहता है, लेकिन ये जिन पेटियों में ताप का प्रभाव ज़्यादा है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव कम है, तो उनको हम लोग थर्मली इंड्यूस्ड बोलते हैं, तापजन्य वायुदाब पेटियाँ बोलते हैं। जबकि जिनमें पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव अधिक होता है और तापमान का प्रभाव कम होता है, उन्हें हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड बोलते हैं, यानी कि गति जन्य वायुदाब पेटियाँ बोलते हैं। तो ये वायुदाब पेटियाँ देखिए, पहले इक्वेटर पे भूमध्य रेखा 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर वायुदाब की जो पेटियाँ होती हैं वो कैसी होती है? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर लंबवत चमकता है, लगभग लंबवत चमकता है। वैसे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ही चमकता है, लेकिन लगभग वर्टिकली अहेड कहा जाता है, लगभग जो है पूरे वर्ष भर चमकता है। और इक्वेटर पे कभी भी शीत ऋतु नहीं होती है, हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही पाई जाती है। पूरे वर्ष भर एक ही ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है, रिवर्स रिलेशन होता है। तापमान अधिक रहता है तो वायुदाब कम होता है। तो सूर्य की जब किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं और पृथ्वी तप्त हो जाती है, तो उससे उठने वाली संवहनीय तरंगें ऊपर की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो तरंगें हैं, जो हवाएं हैं, वो ऊपर चली जाती हैं। यहाँ पर हवाएं नहीं रहती, यानी कि हवाओं की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वायुदाब क्या होता है यहाँ पर कम होता है, इससे लो प्रेशर एरिया बनता है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। ये थर्मली इंड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नगण्य है। यहाँ पर किसको लिया गया मुख्य रूप से? तापमान को लिया गया है, टेम्परेचर को लिया गया है। तो इसलिए कैसी है? तापजन्य पेटी है, थर्मली इंड्यूस्ड। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि प्रेशर आपको पढ़ाने को टॉपिक नहीं मिला है, विंड मिला है, तो एयर प्रेशर पे पूरा फुल क्वेश्चन आता है कि वायुदाब पेटियों का वितरण बताइए, जो हम बता रहे हैं, लेकिन अब उसको हम साइड में बताएंगे। इसके बाद जो है आप 30 से 35 अंश
इसी तरह की स्थिति यहाँ भी होती है। 30 से 35 के बीच में जो है यही हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, यही हवाएं ऊपर की ओर जाती है और ऊपर वाली भी हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं। अब ये जैसे हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं तो यहाँ पर डेंसिटी उनकी ज़्यादा होगा। ये हमारी कहलाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वेल, हाई प्रेशर वेल, सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या एयर प्रेशर भी आप ज़्यादा समझ रहे हैं। सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर। इसी तरह पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं नीचे उतरती है तो यहाँ पर हवाओं की डेंसिटी कम हो जाती है, हवाओं का घनत्व तो कम हो जाता है, तो ये लो प्रेशर बेल्ट बनती है। जिसे हम लोग सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। निम्न वायुदाब। अब आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण जो है तापमान क्या होता है, बहुत कम रहता है। सूर्य जो होता है वो हमारा कर्क रेखा यानी कि 23.5 अंश के ऊपर नहीं जा पाता। सूर्य हमेशा कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच ही गति करता है। गति पृथ्वी करती है लेकिन हम आपेक्षिक गति लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, तो ये कह देते हैं कि सूर्य गति कर रहा है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य की स्थिति है, तो वो सूर्य की स्थिति जो है वो 23.5 अंश के ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी है। केवल सूर्य की किरणें भी जितने ऊपर जाएंगी उतनी तिरछी होती जाएंगी, तो अधिक दूरी तय करती हैं और अधिक उनका प्रकीर्णन हो जाता है, बिखर जाता है। अधिक दूरी तय करने के कारण और अधिक तिरछेपन होने के कारण सूर्य की किरणें वहाँ तक तो पहुँचती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो बहुत कम होती है। नहीं तो आप देखते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होने के बावजूद भी तापमान कहा जाता है। सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी कि सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन रहेगा। सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात रहेगी। आप सोचिए कि 6 महीने कंटिन्यूअस सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, फिर भी तापमान कम रहता है। तो जिसका क्या कारण है? यही कारण है कि अधिक तिरछेपन होने के कारण और अधिक दूरी तय करने के कारण जो है प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। जैसे आप टार्च लीजिए, लगाइए, पास में लगाएंगे तो सीधे जाएगा और एक पॉइंट पे जाकर क्या कहते हैं फोकस करेगा, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ज़्यादा आपको दिखेगा। और वही अधिक दूरी पे जाएगा तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। और जितने ही अधिक दूरी जाएगा, जितने वो अधिक दूरी तय करेगा, उतने ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होगा। तो अधिक क्षय और पृथ्वी के अधिक तिरछे होने के कारण अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे तीव्रता कम हो जाती है और तापमान कम रहता है। तो कम तापमान होने के कारण यहाँ पर कैसा वायुदाब बनता है? उच्च वायुदाब बनता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पोलर हाई प्रेशर।
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सेम कंडीशन इधर रहती है। इस तरह पूरे आपकी पृथ्वी पर 7 प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, 7 प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, जिसमें 4 इक्वेटर तो कॉमन हो जाता है और ये सब वही है जो ऊपर लिखा है, ये बस वही है कि उन्हीं के नाम है, केवल ये दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हाई प्रेशर बेल्ट उच्च वायुदाब की पेटियां और निम्न वायुदाब की पेटियां कैसे विकसित होती हैं। ये हाई प्रेशर बेल्ट जो सबसे नीचे इक्वेटर में है, आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा पर, वो अधिक तापमान के कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी विकसित होती है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय और सब पोलर ये दोनों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। इसलिए ये जो होती है इनको डायनेमिकली इंड्यूस्ड कहते हैं, गतिजन्य वायुदाब की पेटियाँ कहते हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र में हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी निम्न तापमान के कारण विकसित होती है, जिसे हम उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो आपकी इक्वेटर और पोलर की जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं वो थर्मली इंड्यूस्ड है, तापजन्य, तापमान के कारण वो विकसित होती है। तापमान फैक्टर प्राइमरी है, जबकि रोटेशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी के घूर्णन का फैक्टर गौण है, सेकेंडरी है। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल और सब पोलर में पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो जो प्राइमरी है, जबकि टेम्परेचर का फैक्टर जो है सेकेंडरी है। तो इस तरह एयर प्रेशर बेल्ट्स विकसित होती हैं। अब आप जानते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट जब स्थापित होती हैं तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब देखिए ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर। अब हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। हम डैश डैश इसलिए बना रहे हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हमारे वायुदाब है इसके लंबवत जाना चाहिए। उच्च वायुदाब से जब वायुदाब की पेटियाँ जाती हैं तो आइसोबार के परपेंडिकुलर रहती हैं, जो हमारी समदाब रेखाएं हैं उसके लंबवत चलती हैं। लेकिन ये हवाएं सीधे ना होकर जो है अपने दाहिने ओर उत्तरी गोलार्ध में और अपने बाएं ओर दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है पृथ्वी के घूर्णन। क्योंकि पृथ्वी भी हमारे जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। आई बात समझ? तो हवाएं इस चीज को फेरल ने देखा था, इसी को हम कोरियालिस बल भी कहते हैं। कोरियालिस ने ही सबसे पहले पृथ्वी के घूर्णन के बल का जो है पता लगाया, इसलिए उन्हीं के नाम पे कोरियालिस बल कहते हैं। और फेरल ने इस बात को सबसे पहले बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसको फेरल्स लॉ भी कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। आता है हिसाब कि फेरल का नियम क्या है। तो फेरल का नियम एक ये भी पूछा जाता है कि फेरल का नियम दिशाओं से संबंधित है कि गति से संबंधित है। तो गति से संबंधित नहीं है, उसकी वेलोसिटी से संबंधित है, केवल ये दिशा को बताता है। यानी कि जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर, जैसे कि हवा ऊपर की ओर जा रही है, ये वाली, ये नीचे की ओर आ रही है, तो ऊपर वाले के दाहिना ये हुआ और नीचे वाले के दाहिना इधर। बात समझ में आ रही है? ये जैसे हवा है ये नीचे की ओर आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है। इसका दाहिना किधर होगा? हाँ, इस तरफ ऐसे। तो ये जो हवा सीधी आ रही थी, ये हवाएं कैसी हो गई?
थोड़ा अपने दाहिनी ओर मुड़े। इसी तरह ये हवा कैसी हो गई, इसका दाहिना ये होगा, इसका दाहिना ये होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं अपने जो उनका वास्तविक मार्ग होता है उससे विक्षेपित हो जाती है। ठीक, जिसका पता जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है उस बल का पता कोरियालिस ने लगाया था, इसलिए इसको कोरियालिस फोर्स भी कहते हैं, कोरियालिस बल भी कहते हैं। और अपने दाहिने और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं जो मोड़ती है, ये जो नियम दिया उसको फेरल ने बताया, इसलिए इसको फेरल्स लॉ कहते हैं। ठीक, हवाएं जहाँ से उत्पन्न होती, जिस दिशा से उत्पन्न होती, वहीं से उसका नामकरण होता है, उसी से उसका नामकरण होता है। ठीक, हवाएं जिस दिशा से, जैसे आप दिशाएं देख रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आप ये देखेंगे कि इसी तरीके से इसमें हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको भी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं में, अब हवाएं ऐसे जा रही हैं तो ये अपने बाएं में, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ या ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स पृथ्वी। अब ये हाई प्रेशर है, अब इसका बायां क्या होगा, इसका बायां क्या होगा, हाँ, ये इधर की तरफ मुड़ गई, ये इधर की तरफ मुड़े। इसी तरह इसका अब आप देखें कि ये हवाएं किधर जा रही, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही, पूर्व से यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पूर्व दिशा से हो रही है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं। पूर्वी हवाएं। There are the three types of the planetary winds. फर्स्ट है आपकी एस्टर्ली विंड्स। अब इधर देखिए कि ये हवाएं किधर से जा रही, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्लीज या पछुआ हवा। ऊपर वाली हवाएं देखिए पोलर से आ रही है, पोलर रीजन से आने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, पोलर विंड्स। ध्रुवीय हवाएं। अब अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं हमको। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स। फर्स्ट वेस्टर्ली विंड्स, पूर्वी विंड्स कहते हैं इसे। दूसरा वेस्टर्ली विंड्स, पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं। तीसरा ध्रुवीय हवाएं या पोलर विंड्स, जो कॉन्टिन्यूअस पूरे वर्ष भर हमारे पृथ्वी ग्रह पर चलती रहती। इसीलिए इनको कॉन्टिन्यूअस विंड, इनवेरिएबल, कभी भी इनमें परिवर्तन नहीं होता, तो अपरिवर्तनीय, इनवेरिएबल, सनातन, या इसको प्लैनेटरी, पूरे ग्रह में चलते हैं, इसलिए इनको ग्रही पौने कहते हैं। इन नामों से इनको जानते हैं। ये हमेशा पूरे वर्ष भर हमारे ग्रह पे चलते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो हमारी ग्रही पौने हैं, प्लैनेटरी विंड्स हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहला ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी हवाएं, नाम आपने सुना होगा बहुत कि पूर्वी हवाएं। अब हमने आपको ये बताया कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे इन हवाओं का नामकरण किया गया। तो पूर्वी हवाएं
पश्चिमी हवाएं और पछुआ हवाएं। 5 अंश नॉर्थ से 5 अंश साउथ के बीच जो है, क्योंकि हवाएं ऊपर चली जाती है, यहाँ हवाओं की जो सघनता है वो बहुत कम होता है, बहुत विरल हवाएं होती हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो होता है वो शांत एरिया होता है, काम एरिया बोलते हैं इसको काम एरिया बोलते हैं। इसी को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। आता है एग्जाम में, डोल्ड्रम मीन्स होता है शांत एरिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि डोल्ड्रम का विस्तार कितने से कितने के मध्य पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि डोल्ड्रम का विस्तार 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। स्टर्ली विंड्स को ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, व्यापारिक पवने भी। क्योंकि पहले जो नावें चलती थी वो हवाओं के सहारे, मतलब जो हवाएं अगर चलती थी तो उनको समुद्र में चलाने में आसानी होती थी जब उसी दिशा में चलती थी, और चूँकि हमारा व्यापार उसी से होता था तो इसीलिए इनको व्यापारिक पवने नाम दिया गया है। इंग्लिश में ट्रेड वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड ट्रैक से लिया गया है। ट्रैक मीन्स होता है रास्ता, तो इस तरीके से इसको ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों मतलब इसमें है कि ट्रेड मीन्स व्यापार भी होता है, व्यापारिक पवने, और ट्रेड वर्ड होता है फ्रेंच वर्ड होता है जो मीन्स ट्रैक होता है, रास्ता। तो उस रास्ते में ये जाने में या उस एक तरीके से व्यापार करने में ही ये सहायता करती थी, उस नाव को उस दिशा में जाने में मदद करती थी, इसलिए इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। इसी तरह 30 अंश से 35 अंश को अक्षांश कहते थे, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश। मतलब इसमें ये माना जाता था कि जब इस तरफ हवाएं पहुंचती थी और हवाओं की दिशा जो है बदल जाती है, आप देख ही रहे हैं। तो ये अपने नाव को हल्का करने के लिए वहाँ पर घोड़ों को समुद्र में डाल देते थे, जिससे कि नावें हल्की हो जाएं और वो डूबने से बचें और आगे वो जा सकें। तो इसलिए इसको अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्स लैटिट्यूड का विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो 30 अंश से 35 अंश अक्षांश के मध्य जो है हॉर्स लैटिट्यूड का विस्तार ठीक। तो ये आपकी पोलर प्लैनेटरी विंड्स है, सनातन पवने हैं, जिनको आपको याद रखना है कैसे इनकी दिशा है, कैसे ये चलती है। ये भी पूछा जाता है कि किस कारण से हवाएं जो हैं अपने जो उनका ओरिजिनल पाथ होता है, वास्तविक मार्ग होता है, उससे विचलित हो जाती है। तो आपको बताना है, अगर बल के रूप में रहे तो कोरियालिस फोर्स, नहीं तो पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन के कारण ही हवाएं विक्षेपित होती हैं, लेकिन इसका पता चूंकि कोरियालिस ने लगाया था, इसलिए इसको कोरियालिस फोर्स नाम दे दिया गया। और इनकी जो दिशाओं में परिवर्तन होता है वो उसका पता जो है फेरल ने लगाया था, और फेरल ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती है, इसीलिए इसको फेरल्स लॉ कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हवाओं की दिशा के बारे में बताता है, ना कि हवाओं की गति के बारे में। विंड वेन एक यंत्र आता है जिससे हम हवाओं की दिशा जानते हैं। कोरियालिस विंड वेन गति के बारे में बताता है। हाँ, विंड वेन के। एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति को नापने का यंत्र है, विंड वेन। और एनीमोमीटर जो है ठीक, ये गति बताता है और ये जो है दिशा बताता है।
अब अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो फिर इसके बाद डायरेक्शन देखिए ये बनी हुई है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये हवाएं ईस्ट ऐसे आना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाएगी। अब ये हवाएं ऐसे से ऐसे आ रही, मतलब कहाँ से चल रही है, पूर्व से और पश्चिम की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है। सही डायरेक्शन की नॉर्थ ईस्ट है, मतलब ऐसे चल रही है, लेकिन चूंकि इसकी पूर्व से ऐसे पूर्व से स्थित है तो इसलिए इसको पूर्वी हवाएं आगे और पश्चिम की ओर चल रही है। और जहाँ पर ये आके दोनों हवाएं मिलती है वहाँ पर एक ITCZ का निर्माण, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं इसको। ये भी आता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ये वायुदाब पेटियां भी स्थिर नहीं रहती, जैसे जैसे सूर्य का मूवमेंट होता है वैसे वैसे ये पेटियां भी मूव करती हैं और ITCZ भी मूव करता है। और ITCZ के सहारे ही हमारे साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो ITCZ के सहारे ही उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है तो इन पेटियों का खिसकाव, वायुदाब की पेटियां भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो ये वायुदाब पेटियां भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी कारण से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, ना कि ग्रीष्म। यही एक कारण है। पूछा जाता है कि आखिर का क्या कारण है कि जो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों नहीं होती, शीत ऋतु में क्यों वर्षा होती है। तो वायुदाब की पेटियों, अभी हम जब वर्ल्ड का मैप बना के आपको लोकल इवेंट्स बताएंगे तब हम आपको उस जगह बता देंगे कि कैसे वायुदाब की पेटियां खिसकती है, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना होकर शीत ऋतु में होती है। आता है क्वेश्चन, और ये बहुत मतलब सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा किस प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है, दोनों में होती है, दोनों में से किसी में नहीं होती, और उसका कारण भी पूछते हैं। तो क्या कारण है, वायुदाब की पेटियों का स्थानांतर। ठीक, अब अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना। तो हम आगे बढ़े थे। अब नेक्स्ट था ट्रॉपिकल, ये थोड़ा एक बार और बता दीजिए क्या, अंतर ये दोनों जगह अभिसरण कन्वर्ज होती है, यानी कि दोनों तरफ की दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की दोनों गोलार्धों की हवाएं जहाँ पर जाकर मिलती हैं, इधर पूर्वी हवा आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी हवा आ रही, तो दोनों एक दूसरे से जाकर मिलती हैं। मिलने के बाद जो एक क्षेत्र बनता है, कन्वर्ज होती है हवाएं, उसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, यानी कि अंतरा दोनों क्षेत्रों से आकर मिलती हैं। क्षेत्र कैसा हमारा उष्ण है, इसलिए ट्रॉपिकल क्षेत्र की वजह से इसको उष्ण नाम दिया गया। इंटर का मतलब अलग अलग से आ रही है, कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरित हो जा रही है, एक दूसरे से मिल रही है। साइक्लोन के लिए यही सर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ITCZ के ही सहारे उत्पन्न होती है। जब साइक्लोन का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो हम आपको बताएंगे। इसीलिए साइक्लोन जो होते हैं, जब मूवमेंट ITCZ का ऊपर होता है तो 10 अंश से लेकर 30 अंश के मध्य साइक्लोन ज़्यादा होता है। उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे जब आपको साइक्लोन पढ़ाएंगे। अभी चूँकि हवाएं हमको खत्म करना है, क्योंकि कल हमको वेजिटेशन है। आई बात समझ रहे हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पूछा जाता है, तो इसको आप जाने रहिए। जहाँ पर दोनों गोलार्धों में पूर्वी हवाएं आकर अभिसरित होती हैं,
कन्वर्ज होती है, उसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। एक बार एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब दोनों हवाएं यहीं पर आकर मिलती हैं दोनों तरफ से, तब तो डेंसिटी अधिक हो जानी चाहिए, हवाओं की सघनता अधिक हो जानी चाहिए, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनना चाहिए कि ना कि निम्न दाब का क्षेत्र। तो वास्तव में हवाएं जो होती है गर्म नेचर की होती है। कैसी होती? हॉट होती है। हवाएं क्या होती है? क्योंकि ये उष्ण क्षेत्र में होती हैं, तो कैसी होती है? गर्म वार्म एयर होती है। तो ये जब आपस में मिलती है गर्म होती है, गर्म होकर फिर ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठ जाने के कारण वो क्षेत्र फिर से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी कि वहाँ पे हवाओं की सघनता कम है। तो इसलिए वहाँ पर कैसा क्षेत्र बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अच्छा क्वेश्चन था, वो सड़केगा, हमें याद आ गया तो हमने कहा आपको बता दें। उसने पूछा था, और कुछ आपको पूछना? सर एक बार ये शीत ऋतु में वर्षा वाला और बता दीजिए। हाँ, अभी बताएंगे, वो अभी वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस जगह नहीं बता रहे। अभी वर्ल्ड का मैप बना के हम जो लोकल विंड्स हैं, लोकल विंड्स तो बहुत सारी, जो इम्पॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं उसको हम मैप में दर्शाएंगे कि कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। तो उसी समय जब भूमध्य सागरीय का क्षेत्र बनेगा, मैप में बनेगा, तो हम उस समय आपको बता देंगे। अभी आपको हम बताएंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भूमध्य सागर कहाँ है। ऐसे जब वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो उसी समय हम बता देंगे आपको। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियाडिक विंड्स। इसमें तो किसी कुछ नहीं पूछना। पीरियाडिक विंड्स, जिसे हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं, मौसमी पवने कहते हैं। मौसमी जिसमें सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में चेंज हो जाए, उसे हम पीरियाडिक विंड्स कहते हैं। वैसे मुख्य रूप से तो मानसून ही केवल आता है इसमें, लेकिन कहीं कहीं पर जो है लैंड और सी ब्रीज और माउंटेन एंड वैली जो विंड्स होती हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो हम आपको तीनों इसमें बताएंगे। तो पहले आपको मानसून, ठीक, मानसून के बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि मौसम कैसे उसकी दिशा चेंज हो जाती है। डिटेल में पढ़ाएंगे जब मानसून की मैकेनिज्म आपको बताएंगे। तो हवाओं की दिशा, आप मानसून जानते हैं, आपके यहाँ कब वर्षा होती है? कब वर्षा होती है बताएं? किस महीने में वर्षा होती है? जून जुलाई के बाद, जून जुलाई अगस्त तक। ठीक, तो ये पूरा भारत को मैप नहीं बना रहे, बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ये इक्वेटर है, जीरो भूमध्य 8 डिग्री 4 अब आप देखिए कि हवाएं
जो ग्रीष्म ऋतु में, हमारे यहाँ वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, जून जुलाई अगस्त। कब मानसून आता है? 1 जून को। 1 जून को केरल पे आकर टकराता है आकर, मतलब एक जो एक्सपेक्टेड डेट है, और अपने यहाँ आके लगभग 14 और 15 जून को अपने क्षेत्र में आता है। अब हवाएं जो होती हैं ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती हैं? ये ऐसे चलती है जिसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण से आती है और पश्चिम की ओर चलती है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम हमारा क्षेत्र है, तो ये साउथ, और ये भी पहले हवाएं आती हैं और ये इंडियन ओशन को पार करके अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। अब ये सब हवाएं ऐसे चल रही हैं साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से। हमने कहा था कि इनकी जो दिशा होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है, उसी नाम से ये जाने जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्पन्न हो रही है और ये स्थल से कहाँ प्रवेश कर रही है? अरे वाटर से, यानी कि ओशियन से लैंड में जा रही है, सागर से स्थल पर जा रही है और अपने साथ नमी लाती है, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। जाड़े में इनकी दिशाएं बदल जाती। शीत ऋतु में कैसे चलती है ये? इस तरीके से लैंड से ओशन की। तो अब जब लैंड में तो इनको आर्द्रता मिलती नहीं है, इसलिए ये शीत ऋतु में वर्षा नहीं। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो उत्तरी भारत में होती है, आप लोग जानते हैं, अभी होगी जनवरी फरवरी में। वो जो भूमध्य सागर में हमारे पछुआ विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न जो साइक्लोन्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं गर्मियों के समय में। वहाँ पे जून जुलाई में जो पछुआ हवाओं के सहारे चलते चलते जनवरी फरवरी में भारत में पहुँचते हैं और वो वर्षा करते हैं, लेकिन उनकी वर्षा निश्चित है केवल उत्तरी भारत में, वो दक्षिणी भारत में नहीं होती। तो इस तरीके से इनकी दिशा आप देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ग्रीष्म ऋतु में रहती है, और ये आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की ओर शीत ऋतु में रहती है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो मानसून हवाओं की, जो हमारा मानसून विंड्स होती है, मानसून हवाओं की होती है। मानसून वर्ड जो होता है वो अरबी वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है। अरब शब्द मौसम शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। यानी कि वर्ष में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके की जो कंडीशन पाई जाती है पीरियडिक विंड्स के अंतर्गत मुख्य रूप से मानसूनी हवाएं आती हैं। इनका मैकेनिज्म, कैसे हवाएं बनती हैं और कैसे ये वर्षा करती है, कैसे ये चलती है, और तो वो हम आपको बताएंगे जब इंडिया पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। उसमें 2 दिन हम आपको लेंगे और थ्योरी बताएंगे और कैसे ये वर्षा करती हुई चलती है, किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है या कम होती है, क्या कारण है, वो सब जो आप पूछेंगे वो सब बताएंगे। ठीक, तो इस समय हमारा केवल पर्पज़ ये कि टाइप्स ऑफ द विंड बताना कि कैसी हवाएँ होती हैं। तो मानसूनी विंड जो होती है वो पीरियडिक विंड्स होती हैं, जो वर्ष भर में एक बार अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है। यानी कि जो है ग्रीष्म ऋतु में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और फिर उत्तर जो पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से ये हवाएं जो होती हैं वो साल में 2 बार अपनी दिशा बदल देती हैं। एक बार आप ऐसे चल रही है यानी कि दक्षिण पूर्व से कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट, और दूसरी बार रिवर्स से आ रही है यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ठीक, अब बताइए, अब इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो? हम वो डिटेल में बताएंगे बेटा, वो लौटते मानसून से होती है, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे तो अभी अपना जो मेन टॉपिक है या समय बचे तब आपको हम बता देंगे। ठीक, वो लौटते मानसून से होती है।
जब लौटते हैं मानसून तो वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं, तो वो उन्हीं से उनमें नमी आती है और उसी से वर्षा करते हैं तमिलनाडु। ठीक क्वेश्चन है आपका, आता भी एग्जाम में है, लेकिन हम उसकी डिटेल में चर्चा, अभी आप इतना जान लीजिए कि केवल लौटते मानसून से होती है। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं आपके इंडियन ओशन। ठीक, अब 30 से 35 डिग्री पर सर हवा इधर उधर से इधर चलते हैं, हाँ और ये हवा इधर से उधर चलती है तो सर इनमें नहीं, कौन सी हवाएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं? जब प्रेशर बेल्ट वो भी खिसक जाती है ना नीचे की, और अगर आपस में मिलती हैं, जब दोनों हवाएं मिलेंगी आपस में अलग अलग कंडीशन, तो वहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। वो आपके टेम्परेट रीजन में होते हैं। दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक साइक्लोन होते हैं आपके जो ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। दूसरे जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। तो दोनों की स्थिति अलग। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं वो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बनते हैं। सर ये जब दक्षिण पूर्वी हवाएं होती हैं उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। नहीं, उत्तर भारत में वर्षा नहीं करती। उत्तर भारत में तो वर्षा करती जो यहाँ साइक्लोन डेवलप होंगे, अभी जो वर्ड का मैं पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। भूमध्य सागर में वर्ड का जो बनते हैं साइक्लोन, उनको हम लोग जो कि पश्चिम में बनते हैं और आपके यहाँ के मौसम को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए उनको पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है या पश्चिमी चक्रवात कहते हैं, क्योंकि वो चक्रवात बनते हैं और पछुआ हवाओं के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो पछुआ हवाओं के सहारे जनवरी फरवरी यहाँ पर आते हैं भारत, तब वो वर्षा, वो साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। सर आपने शीत ऋतु में वर्षा के लिए हाँ, शीत ऋतु में ही आते हैं, जनवरी फरवरी शीत ऋतु। मानसूनी वर्षा हमारी शीत ऋतु में नहीं होती है। मानसूनी वर्षा केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने होती है। जो उत्तर भारत में वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो चक्रवात से होती है, खासतौर से पछुआ जो विक्षोभ होते हैं। पश्चिमी चक्रवात तो अपने यहाँ डेवलप नहीं होते हैं, अपने यहाँ केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल कहाँ डेवलप होते हैं? जो कि आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में डेवलप होते हैं और वो पछुआ हवाओं से, जैसे हमारे यहाँ जो है ये जो डेवलप होते हैं, ये सब पूर्वी हवाओं के सहारे चलेंगे। तो सर ये वर्षा के लिए कौन सी वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन? ये दक्षिण पूर्वी हवाएं जो होती हैं। ये तो शीत ऋतु है, ये तो शुष्क हवाएं, ये वर्षा नहीं करती। ये वर्षा नहीं करती। जब लौटते हुए मानसून में आते हैं, जब ये मानसून लौटता है तो यहीं पे इनको तमिलनाडु में खासतौर से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जो यहाँ पे साइक्लोन डेवलप होते हैं छोटे छोटे, वो इनमें जो क्या कहते हैं, इनको जाने का रास्ता मिल जाता है, जो पास होते हैं उन्हीं से घुस जाते हैं और उससे हवाएं आर्द्र हो जाती हैं, तब वर्षा करती है। वो हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में। ये हाँ, साउथ वेस्ट से जो जाते हैं, दक्षिण पूर्व से, तो आप देखिए कि ओशियन से लैंड में जाते हैं। ठीक, अब ओशियन जब हमारा गर्मी का महीना रहता है जून का, तो हमारा ये वाला क्षेत्र एकदम तप्त हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और ये ओशियन, उसके कंपैरेटिवली तापमान यहाँ पर कम रहता है, तो यहाँ पर कैसा बनता है? उच्च वायुदाब बनता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। आपको हमने अभी हमेशा बताया कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो निम्न हवाएं जो होती हैं, जब ये ओशियन से लैंड की ओर जाएंगी तो आर्द्रता युक्त होके जाती है। क्या रहती है? ह्यूमिड एयर है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर है। ठीक, गर्म एवं आर्द्र हवाएं रहती हैं और आगे जाकर जब पर्वतों से टकराती हैं तो वर्षा करती हुई चलती है। जैसे सबसे पहले केरल में यहाँ पर आकर टकराती है महेंद्रगिरी, तो वर्षा करती है। ठीक, इसी के बाद जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती, कई यहाँ पर जो है जो पास होते हैं उन्हीं से ये अंदर जाती है। ठीक, हम उसको भी डिटेल में बताएंगे, उसमें एक दिन पूरा समय लगेगा। और इसी तरह शीत ऋतु में क्या हो जाता है? शीत ऋतु में लैंड स्थल का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, कंपैरेटिवली ओशियन का तापमान ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। जब स्थल से सागर की ओर चलेंगी हवाएं, तो उनको आर्द्रता नहीं मिलती है।
जम भाई ये शुष्क रीजन है, तो यहाँ से आर्द्रता नहीं मिलती है, तो ये जो है वर्षा नहीं है। ये कारण शीत ऋतु में जो हवाएं होती हैं वो शुष्क होती हैं, और जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं होती हैं वो आर्द्र होती हैं। उसका भी कारण है कि वो हवाएं ओशियन टू लैंड चलती हैं, और जबकि शीत ऋतु में लैंड टू ओशियन दिशाएं बदल जाती हैं। आई बात समझ? और कुछ आप पूछना हो बताएं, नहीं तो फिर इसी के आगे हम इसी में बता रहे हैं लैंड ब्रिज। बढ़ते भी आगे। हाँ क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया थोड़ा तेज। 8 डिग्री 4 मिनट मानसून रहते हैं। ये तो पृथ्वी लैंड है ना, वहाँ तो स्थल ही नहीं है, वहाँ पर स्थल नहीं है। मुख्य रूप से ऐसा यहीं पर पाया जाता है, बाकी इससे मिलती जुलती विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उनको हम छद्म मानसून कहते हैं, सूडो मानसून कहते हैं। सूडो छद्म मानसून, छद्म सूडो मानसून कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारा जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, जैसे हमने मैप बनाया था ना, होता तो फिर से बना देंगे। ये जो तटीय क्षेत्र है, ठीक, ये लैंड हो गया, और ये ओशियन हो गया, सी हो गया, सागर हो गया, अरब सागर है इस जगह। अब आप जानते हैं कि सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो जो हमारा लैंड है, स्थल है, वो बहुत तीव्र गति से वाटर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, यानी कि एक तरीके से जो जल होता है वो पानी का कुचालक, ओ जो तापमान का है वो कुचालक, धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब यहाँ दिन के समय स्थल जो होता है बहुत अधिक तीव्र गति से गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर कैसा एयर बनेगा? हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। उसके जो जस्ट बगल में, उसके जो जस्ट बगल में वो क्या है? सी है, सागर है। अरे धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक, ये उल्टा लिखते हैं। हाँ, जब जल्दी गर्म हो जाता है लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ पर तापमान कम है, तो टेम्परेचर, एयर प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई प्रेशर। इसका मतलब कि ये तटीय क्षेत्रों में दो तरीके के प्रेशर जो बेल्ट है वो स्थापित हो गई। क्षेत्र बेल्ट क्या, वायुदाब क्षेत्र कहेंगे, बेल्ट तो बहुत बड़ी होती है, वो प्लैनेट में स्थापित होती है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र और उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो गया। अब हवाएं कैसे चलने लगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर गई। अब यहाँ का जो स्थान रिक्त हो जाता है उसको पूरा करने के लिए ये हवा लैंड से सी की तरफ चली जाती है। ये लैंड एरिया है आपका, और ये तो हवाएं सी से पहले आई लैंड पे, अब यहाँ के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए चली गई लैंड से सी की तरफ। तो ये एक साइकिल बन गई। अब हवाएं चलने लगी, कहाँ से? समुद्र से स्थल, जिसको हम लोग बोलते हैं सी समीर, सी समीर बोलते हैं, तो सी ब्रीज बोलते हैं, सागर समुद्र। ऐसा कब होता है? दिन में। ऐसा कब होता है? दिन में होता है, जब क्षेत्र का आकाश है ये कहाँ? ये जितना तटीय क्षेत्र है उसका गोवा हुआ साइड वही चलता होगा।
विंड्स इनकी बात, लोकल विंड्स हम बाद में बता देंगे, 11 बजे क्लास आपको बंद करनी है। तो ये क्या है, सी और लैंड। ये तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये देखिए, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गोवा, कर्नाटक, हाँ, गोवा, केरला, ठीक। केवल तटीय क्षेत्र की बात होती है। अब दिन में क्या चल रही है, सी समीर चल रही है, और रात में जस्ट इसका अपोजिट। रात में क्या होगा, ये तो डे की बात आपने कर ली। जब सूर्यास्त हो जाएगा तो पृथ्वी की जो सतह है, लैंड है, वो बहुत तीव्र गति से ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन समुद्र धीरे धीरे गर्म हो रहा है और धीरे धीरे ठंडा भी। इसका मतलब कि जहाँ पर तापमान अधिक रहेगा तो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब हवाएं कैसे चलने लगेंगी, हाई प्रेशर से लो, यानी कि लैंड से सी की ओर जाएगी, और इसके पूर्ति करने के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो दिन में तो सागर समीर चल रही है और रात में लैंड ब्रीज चल रही है, स्थल समीर चल रही है। आई बात समझ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये समझने के बाद हम आपको व्यवहारिक चीज़ बताने जा रहे हैं, जो अभी तक आप सुनते थे, आज उसका अनुभव करेंगे कि आज कैसे ऐसा होता है। अब आप देखिए कि ये दिन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि यहाँ का तापमान तो अधिक था, लेकिन समुद्र से ठंडी, उसके कंपेरेटिवली ठंडी हवाएं जा रही थी, तो वो स्थल के तापमान को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। जो तापमान बहुत अधिक था वो तापमान को कम कर रही थी। इसके बाद जस्ट अपोजिट रात में सी का तापमान अधिक था, लैंड का कम था, ठीक। रात, ये दिन की बात होगी, दिन की बात समझ में आ गई। दिन में तापमान लैंड का अधिक था और इसका सी का कम। तो यहाँ से ठंडी हवाएं तटीय क्षेत्रों पे जा रही थी, स्थल के तटीय क्षेत्रों पे, ठीक, और वहाँ से गर्म हवाएं ओशन की तरफ जा रही थी। तो यानी ये जो तापमान अधिक था वो तापमान को कम कर रहा है। जो तापमान अधिक होना चाहिए था, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हवाओं की वजह से। नहीं समझ में? हम केवल इसी को बताएंगे क्योंकि बहुत लोग बाहर ही खड़े, तो ये केवल आप समझ लीजिए। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर तापमान अधिक था और ये जब हवाएं गई तो तापमान कम हो गया। अब रात को उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ तापमान कम है, सी का तापमान क्या है, अधिक है। तो ये वार्म एयर आ गई, हवाएं जो है समुद्र से जो आई वो थोड़ा गर्म हवाएं आई।